हेलो दोस्तों, द प्रोग्रामिंग हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेशन 5 के अंदर में बात करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। तो क्या ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर कहते किसे हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे आज। तो ऑपरेटर्स होता क्या है, सबसे पहला ये पॉइंट है। अगर ऑपरेटर को डिफाइन किया जाए तो ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज used to perform some kind of operation. some kind of operation. अब ये ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो ये जस्ट सिंबल होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे ऑपरेटर को, तो ये प्लस है। ये क्या है? एक सिंबल है। और किसका सिंबल है? प्लस का सिंबल है। इसे जावा ने क्या कहा है? ऑपरेटर कहा है। जैसे माइनस है, ये जस्ट एक सिंबल है, जैसे कि जावा ने माइनस ऑपरेटर कहा है। जैसे कि ग्रेटर देन ले लेते हैं, लेस देन ले लेते हैं, ये सारे के सारे सिंबल है और इसे जावा ने क्या कहा है? ऑपरेटर कहा है। तो ऑपरेटर जो होता है जस्ट सिंबल होता है और वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये सिंबल है जो कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे कि ये माइनस है, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये। तो हमने लिस्ट आउट किया है कि जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, असाइनमेंट, टर्नरी, बिटवाइज, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स के टाइप है। सबसे पहले इसे डिस्कस करने से पहले हम ऑपरेटर को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैसे ऑपरेटर को कैटेगराइज करेंगे? तो मैं पहले ही ऑपरेटर को यहाँ पे लिख देता हूं और इसे अगर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड it is having 3 टाइप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड। तो सबसे पहला इसमें एक वर्ड आया है जिसका नाम है ऑपरेंड। ये ऑपरेंड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड जो होता है, पहला टाइप होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी एंड तीसरा होता है टर्नरी। अगर कोई पूछता है आपसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो हमें बताना है 3 टाइप्स के होते हैं। अब नंबर ऑपरेंड क्या होता है? जैसे कि ये प्लस को लिया मैंने, अगर प्लस एडिशन करना है तो ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ए क्या है आपका और बी क्या है आपका? ऑपरेंड है। और ये क्या है आपका? ऑपरेटर है। तो जो भी कंपोनेंट आपका ऑपरेटर के अगल बगल में आएगा उसे एक तरह से, अगर एक दूसरे शब्दों में, अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो प्लस के बगल में ए है और प्लस के बगल में बी है, उसे ऑपरेंड कहा जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो प्लस जिस पे भी लागू हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड कहेंगे। जैसे कि x माइनस वाई करते हैं तो x और y क्या हो जाएगा हमारा? ऑपरेंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑपरेटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है कितने टाइप का होता है? यूनरी होता है। कहने का मतलब यूनरी को सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होगी। कितने ऑपरेंड की जरूरत होगी? एक ऑपरेंड की जरूरत होगी। जैसे कि हमने लिखा a, ठीक है, और इसी को अगर हम इसका वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे माइनस ही लिख सकते हैं। तो ये माइनस जो ऑपरेटर है, इसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ी, तो हम इसे क्या कहेंगे? माइनस को यूनरी माइनस कह सकते हैं हम लोग। अगर ये माइनस में है और हम इसी को अगर प्लस कर देते हैं तो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? यूनरी प्लस कर सकते हैं। उसी तरह से यूनरी ऑपरेटर के कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं? और भी बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। प्लस प्लस,
इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। माइनस माइनस इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे ये प्लस हो गया, इसे प्लस तो आप जानते ही हैं, और ये माइनस हो गया, तो ये इसे क्या कहा जाएगा? यूनरी यूनरी सॉरी, इसे क्या कहा जाएगा? यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और इसे यूनरी प्लस। ये क्या है आपका? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या है आपका? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इन सारे ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम वन ऑपरेंड का जरूरत होता है, इसलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर बात करें बाइनरी ऑपरेटर का, तो इसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम इसी प्लस को लेते हैं, तो हम लोग अगर इसी प्लस को लेते हैं, जैसे इसमें हम लोग ले सकते हैं प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एंड सो ऑन। मेनी ऑपरेटर्स आर कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ बाइनरी। तो हम इस प्लस को यूनरी में भी देखें, और हम इसी प्लस को बाइनरी में भी देखेंगे। देखें जैसे कि ये क्या है? ऑपरेंड है हमारा, ये क्या है? हमारा ऑपरेंड है, और बीच में प्लस है। तो ये प्लस को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ी? 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। तो हम इसे क्या किसके अंदर डालेंगे? बाइनरी के अंदर डालेंगे। अगर हमने लिखा a डिवाइडेड बाय b, तो कितना ऑपरेंड का जरूरत पड़ रहा है? इसमें 2 ऑपरेंड का जरूरत पड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। टर्नरी ऑपरेटर, तो यहां से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, यूनरी को 1 ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, बाइनरी को 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है, और टर्नरी को कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी? 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। और ये जावा में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, जिसे कि हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये स्पेसिफिक अलग से भी एक ऑपरेटर के टाइप में है टर्नरी, तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से क्या होता है टर्नरी, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बताने का मेन मोटो था हमारा, ऑपरेंड ऑपरेटर जो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड जो है, वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है सॉरी, पहला होता है यूनरी, दूसरा बाइनरी, एंड तीसरा टर्नरी। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वन बाय वन, एक एक ऑपरेटर को उठाते हैं, और कैसे कैसे क्या करना है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमने लिस्ट आउट किया था, वो था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अगर इसको हम बात करें इसका डेफिनेशन के बारे में, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या होता है? जैसे एडिशन करना है, जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, एंड सो ऑन। अगर हम लिखें इसको सिंपल भाषा में, तो ये सारा का सारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलो डिवीजन है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आएंगे। अगर हम इसके लिस्ट आउट करने की बात करें, तो हमारा ऑपरेटर और इसका सिंबल। तो पहला क्या होता है? ऐड। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्लस। दूसरा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। इसे कैसे बताते हैं हम लोग? माइनस करके। तीसरा क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसे हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करेंगे? एस्ट्रिक्स सिंबल से। ये क्या हो गया? हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बार सिंबल से या स्लैश भी कर सकते हैं इसे। और चौथा होता है मॉडुलो डिवीजन। इसे हम लोग परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये 5 टाइप का ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में आता है। ऑपरेटर एंड सिंबल। एडिशन आपको अच्छे से पता है। लेट्स से हमने 2 वैल्यू लिया, इंट a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। और अगर हमने लिखा a प्लस b, तो क्या हो जाएगा आंसर? 15।
ठीक है, जैसे कि a माइनस बी लिखा तो क्या हो जाएगा आंसर 5। जैसे कि a इंटू बी लिखा तो क्या हो जाएगा आंसर 50। एंड a डिवाइडेड बाई b लिखा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे a मॉडलो डिवीजन b लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए सबको, ये तो मैथमेटिक्स का फंडा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा ये जीरो कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। मोडलो डिवीजन ऑपरेटर को रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब ये रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि 10 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये क्या होता है डिविडेंड होता है, ये होता है क्या डिवाइडर, ये क्या होता है क्वोशिएंट और ये क्या होता है रिमाइंडर। और हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर इससे जो भी आएगा हमारा जो बचेगा उसे क्या कहेंगे रिमाइंडर। और ये मोडलो ऑपरेटर जो हमें क्या करके देता है रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल की बात करें, अगर हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें इसका, तो अगर हमने लिया इंट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 3 और हमने लिखा x मॉडलो डिवीजन y इक्वल्स टू, ये आंसर क्या हो जाएगा 1। 3 इंटू 3 9 एंड रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये आपके जो है ये क्या हो रहा है रिमाइंडर निकाल के दे रहा है। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मॉडलो डिवीजन निकाल रहे हैं, जो भी रिमाइंडर होगा उसका ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एडिशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडलो डिवीजन। यहाँ पे एक और बात करने वाली बात है, थोड़ा सा इसको इसके और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे भी है डिवीजन में भी, उसे भी जानने का कोशिश करते हैं। अभी हमारा इंटीजर क्या था a इक्वल्स टू 10 था और b इक्वल्स टू 5 था। इस बार हमने क्या किया a इक्वल्स टू 11 लिया और b इक्वल्स टू 2 ले लिया और हमने लिखा a मॉडल डिवाइडेड बाई b। इसका आंसर कितना आना चाहिए, पिछली बार 5 आया था और इस बार भी 5 ही आएगा। अब आप लोग पूछेंगे इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ गया। तो जावा में क्या रूल है, अगर कोई इंटीजर को हम इंटीजर से ही डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन भी क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा, उसका डेसिमल पॉइंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए अगर आपको इसी को एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। अभी फिलहाल बस इतना जानना है आपको कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर कम्स इनटू द इंटीजर, इसमें से एक को चेंज करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा इंट को अगर डेसिमल पॉइंट रखना है तो हमारे पास दो डेटा टाइप हमने डिस्कस किया था, एक था फ्लोट और दूसरा था डबल। उसमें हमें जाना पड़ेगा और उसके थ्रू हम इसके डेसिमल पॉइंट को भी प्रिसीजन को भी निकाल सकते हैं। फिलहाल में इतना ही। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे वो हमेशा इंटीजर में ही आपको आउटपुट देने वाला है। तो ये बात रही अरिथमेटिक ऑपरेटर की। चलते हैं दूसरे ऑपरेटर की तरफ। दूसरे को हमने लिखा था शायद रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। The answer for relational expression will always be either true or false। तो जिस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखें, अगर ये यहाँ पे एक नया टर्म मैंने यूज किया है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन,
अगर कोई भी एक्सप्रेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंटेन कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड को, और ये डिवाइड क्या ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर को कंटेन करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन। और रिलेशनल एक्सप्रेशन का जब भी वैल्यू आएगा वो या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं ये रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेटर है क्या क्या, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो इधर लिख लेते हैं ऑपरेटर और इधर लिख लेते हैं उसका सिंबल। ऑपरेटर में सबसे पहले इसमें क्या आता है, ग्रेटर देन। इसे क्या कहा जाता है, आई एम सॉरी, ये जो है मैं उल्टा लिख दिया, नहीं सही तो था, ओके सॉरी। तो ये सिंबल है ग्रेटर देन का, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। ये क्या हो गया आपका, लेस देन। ये क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसी तरह अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद दो बार इक्वल टू लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इक्वल टू, और एक एक्सक्लामेटरी मार्क एंड देन इक्वल्स टू, दोनों साथ में है, इसे क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। थोड़ा बहुत देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं इसको। तो एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5 ले लिया। अगर हमने लिखा a ग्रेटर देन b, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू होना चाहिए, क्या कि ये कह रहा है सही, तो इसे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं a लेस देन b, तो क्या आ जाएगा, a क्या वैल्यू क्या है, 10 है, और b का वैल्यू 5 है, और ये क्या है, रॉन्ग कंडीशन है, तो हम इसे क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कहने का मतलब आइदर दिस 10 इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, अगर है तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। इसका एक और एग्जांपल, अगर 10 ग्रेटर देन ये लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग लिखते 10 ग्रेटर देन 10, ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। आ रही है बात समझ में, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। अगर सिंपल सी और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल देना है तो लेट्स से 10 इक्वल्स टू 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है तो सही हो जाएगा। अगर हम तो 10 नॉट इक्वल्स टू 10, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, दोनों इक्वल है लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं इक्वल टू है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है। अगर हम लिखते हैं 5 नॉट इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 5 10 के इक्वल्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कौन से ऑपरेटर को, रिलेशनल ऑपरेटर को। सारे को देख लिया हमने। ग्रेटर देन क्या काम करता है, मतलब लेफ्ट हैंड जो ऑपरेंड होगा वो राइट हैंड ऑपरेंड से बड़ा है या नहीं बड़ा है, अगर बड़ा है तो ट्रू, अगर छोटा है तो फॉल्स है। इस तरह से हम लोग, उसी तरह लेस देन में क्या कर रहा है, a इज लेस देन b, 10 इज लेस देन b, 10 इज लेस देन 5, नो इट इज नॉट, देन इट विल बी कमिंग एज अ फॉल्स। तो अगर छोटा सा अगर एग्जांपल और दिया जाए इसका, तो ये ट्रू एंड फॉल्स क्या है, तब हम पहला प्रोग्राम आप लोग को दिखाए थे, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, सिस्टम प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ln, और अगर हम लोग लिखते हैं 10 इज इक्वल्स टू 10 और इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो आउटपुट क्या आएगा आपका? ट्रू। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। हमारे पास एक ऑपरेटर भी था बुलियन, अगर हम लोग लिखते हैं बुलियन b इक्वल्स टू 10 नॉट इक्वल्स टू 10, अगर इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग और बाद में जाके अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से b को प्रिंट करवाते हैं तो ये भी क्या देगा आपका? 10 इक्वल्स टू नहीं है 10 के? बिल्कुल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आ रही होगी बात समझ में? तो हम इसी के थ्रू प्रिंट भी करवाएंगे और देखेंगे क्या वेरिएबल से भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसका वेरिएबल की बात करें, कैसे वेरिएबल के थ्रू करना है, लेट्स से इंट x इक्वल्स टू 20 ले लिया, y इक्वल्स टू 30 ले लिया और हम लोग लिखे बूलियन z इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन y है? नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर हम लोग sop system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन z को प्रिंट करवाएंगे तो ये भी क्या देगा? फॉल्स ही देगा। आई थिंक इनफ एग्जांपल हमने दे दिया रिलेशनल ऑपरेटर का। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को डील करते हैं। चलते हैं फिर से फर्स्ट पेज पे। हमने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर की, हमने बात की रिलेशनल ऑपरेटर की। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग और जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर। अगर इसे कहा जाए, अगर छोटे से शब्दों में कहा जाए, इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि और भी छोटा सा अगर एग्जांपल दिया रिलेशनल ऑपरेटर का, हम लोग ए बी से देखें। अगर आपको प्रोग्राम में आए और कहा जाए कि आपको जो है किसी का एज दिया जाएगा, स्टूडेंट का एज दिया जाएगा और बोला जाएगा स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर बोर्ड और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे? एज को कंपेयर करेंगे 18 से। अगर वो 18 के ग्रेटर होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? यू कैन कास्ट द बोर्ड। अगर वो 18 से लेस होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग द बोर्ड। इस तरह का कहानी है। जैसे कि हम रिलेशनल में चेक कर रहे थे कंडीशन, अगर हमारे पास वन और मोर रिलेशन ऑपरेटर है और दोनों को कंबाइनली चेक करना है, अगर हमको सिंपल सा एग्जांपल पे के तौर पे देखना है, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 30 और c इक्वल्स टू 40 है और इसे कंबाइनली चेक करना है हमें और आउटपुट जनरेट कराना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर है कौन कौन सा वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कैसे उसे कंबाइन करेंगे वो देखेंगे। तो हमारा ऑपरेटर है इसमें, इसे कहा जाता है लॉजिकल एंड और इसका सिंबल है सिंबल कुछ अच्छे से लिखाया नहीं, मैं इसे रफ करके फिर से लिखता हूँ। सिंबल कुछ इस तरह से है, 2 बार M% देना पड़ता है, इसे M% कहा जाता है। लॉजिकल एंड इसे कहा जाता है। लॉजिकल और ये 2 बार पाइप सिंबल, जिसे पाइप सिंबल कहा जाता है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की भाषा में बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? लॉजिकल और। अगर कीबोर्ड की भाषा में बात करेंगे तो ये पाइप सिंबल कहा जाएगा। अगर कीबोर्ड की भाषा में इसे बात करेंगे तो ये M% है। अगर हम टेक्निकली बात करेंगे जावा के रिलेशन में तो इसे क्या कहा जाएगा? लॉजिकल एंड कहा जाएगा। और तीसरा है लॉजिकल नॉट और इसमें एक्सक्लामेटरी बस एक बार हम डालते हैं। ये 3 ऑपरेटर हैं हमारे को दिया गया है, जावा ने दिया है लॉजिकल ऑपरेटर 3 ऑपरेटर। पहला लॉजिकल एंड,
दूसरा लॉजिकल और, तीसरा लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे आउटपुट क्या होता है। इसका आउटपुट अगर सही तरीके से जनरेट कराया जाए तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इसका ट्रूथ टेबल डालना। तो हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे और ट्रूथ टेबल क्या होता है? हमने क्या कहा इसके एग्जांपल, इसके डेफिनेशन में वन और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने में यूज किया जाता है। तो हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन है और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और हम लोग निकालना चाहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन R1 एंड R2। उसी तरह हम लोग निकालना चाहते हैं R1 और R2, और हम लोग लॉजिकल नोट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो R1 क्या दे सकता है? या तो ट्रू दे सकता है या तो फॉल्स दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रू को 1 कंसीडर कर रहे हैं और फॉल्स को 0 कंसीडर कर रहे हैं ट्रूथ टेबल में अपने। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? R1 भी 0 हो सकता है, R2 भी 0 हो सकता है। मतलब R1 जो निकला रिलेशनल एक्सप्रेशन से, जो वैल्यू निकली वो फॉल्स थी। रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 से जो भी वैल्यू निकली वो भी फॉल्स ही थी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? रिलेशनल 1 से जो एक्सप्रेशन से वैल्यू निकली वो फॉल्स निकली, और रिलेशनल 2 एक्सप्रेशन से जो वैल्यू निकली वो ट्रू निकली। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 1 0 एंड 1 1। अगर दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन किया जाए तो यही 4 कॉम्बिनेशन निकलेगा। 0 0 मतलब दोनों फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स सॉरी एक ट्रू एक फॉल्स, और ये दोनों ट्रू। तो एम एंड कहता है एंड को निकालने के लिए अगर रिलेशनल 1 एक्सप्रेशन और रिलेशनल 2 एक्सप्रेशन अगर दोनों ट्रू हो तभी ये एंड ट्रू आंसर देगा। दोनों ट्रू हो तब तो ये फॉल्स था, बाकी बाद में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर अगर प्रोग्राम अगर इसे कंपाइलर चेक करेगा रन टाइम में, जब भी हम चेक करेगा इसे, तो ये सबसे पहले इसको चेक करने जाएगा। अगर R1 पहला ही रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो ये सीधा यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर इसे चेक करेगा तो ये देखेगा R1 ही फॉल्स हो गया है, तो बाकी ट्रू रहे फॉल्स रहे कोई मतलब ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तीसरे एक्सप्रेशन में R1 देखा तो ट्रू है, मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 से वैल्यू ट्रू आ रही है और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 से वैल्यू फॉल्स आ रही है। एंड कहता है कि जब दोनों वैल्यू अगर ट्रू होती है तभी आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट में R1 पे गया, R1 ट्रू है और R2 भी ट्रू है, तो इसे क्या हो जाएगा? R1 and R2 both are true, meaning R1 and R2 also will be true। तो एंड के बारे में अगर छोटी सी भाषा में बात की जाए, when both the expression, both the relational expression are true, then only it will come as a true। इसका उल्टा यहाँ पे है, इसमें अगर कोई भी एक ट्रू हो गया, कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो गया मतलब ये ट्रू होगा। तो अगर कहा जाए बात, ये R1 क्या है? फॉल्स है, और R2 भी फॉल्स है, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो ये आंसर क्या प्रोवाइड करेगा? आपको 0 प्रोवाइड करेगा, मतलब फॉल्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ से जेवीएम चला इसको चेक करने के लिए, R1 फॉल्स है लेकिन R2 ट्रू हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर R1 की बात करें तो ये ट्रू है, तो बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है उसे, इसे क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। अगर R1 ट्रू है तो बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। आती है बात समझ में? तो ये है ट्रूथ टेबल इसका। तो दो एक्सप्रेशन को मिला के हमने दिखाया। इसी तरह से सारा का सारा काम अगर मोर देन 2 रहे, मोर देन 3 रहे, तो सब इसी तरह से चेक किया जाएगा। पहला एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा वो ट्रू है, फिर दूसरा एक्सप्रेशन, फिर तीसरा एक्सप्रेशन। अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो एंड भी ट्रू देगा, और में कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल नोट के बारे में। लॉजिकल नोट को मात्र एक एक्सप्रेशन चाहिए, तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ R1 पे इसको करना है तो इसको नॉट, इसे क्या कहा जाता है? नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा,
और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। तो ये सारी कहानी किसकी है? लॉजिकल ऑपरेटर की। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 30, c इक्वल्स टू 40 एंड d इक्वल्स टू लेट्स से 90। अब हम लोग दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। ठीक है, इसी को और में भी लिखते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कमीशन क्या बना, दो ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, R1 और इसे क्या कहेंगे R2। रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन 2। इसी तरह और भी बनाना है तो और भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही होना चाहिए। 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो R1 में A क्या है, 20 है, लेस देन B 30 है, एंड लगाया, और C क्या है आपका 40 है, और D क्या है आपका 90 है। अब देखते हैं कौन सा सही है। 20 इज लेस देन 30, ये तो ट्रू है, मतलब ये क्या आ गया आपका ट्रू हो गया। ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। और 40 इज ग्रेटर देन 90, ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। मतलब इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आती बात समझ में। फिर से नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम इसी को लिखते हैं a लेस देन b और c ग्रेटर देन d, तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 20 लेस देन 30 और 40 ग्रेटर देन 90। अगर इसकी इसे क्या कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। और ये और है, तो जब पहला ही एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, इसका मतलब बाकी ये चेक करने जाएगा नहीं, और ये आपको बता देगा कि आउटपुट इज ट्रू। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। तो फिर से लेते हैं, लेट से पिछले पेज में दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे से फिर से वेरिएबल बना लेता हूँ। x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू समथिंग लाइक 15, और फिर से एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। ठीक है, तो ये पहला एक्सप्रेशन क्या बना, 10 इज लेस देन 5, यहीं पे फॉल्स हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आउटपुट दे देगा। अगर हम लोग लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z, तो फिर से देखते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, और एंड y क्या है आपका 5 इज लेस देन 15, ये क्या है आपका, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। आ रही बात समझ में अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं कुछ और एक्सप्रेशन लेके देखते हैं, कुछ लॉजिकल नोट का भी देखते हैं। मान लिया हमने लिखा सेम एक्सप्रेशन को लिखा फिर से, x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z, और इसको ब्रैकेट में लेके इस पूरे को हमने बना दिया लॉजिकल एक्सप्रेशन 1, या पूरे को बना दिया लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 और लास्ट में लगा दिया नॉट। तो इसका पूरा का आउटपुट क्या था, ये पूरा का आउटपुट था ट्रू, ऊपर ही निकाला है हमने, यहाँ पे निकाला है, इसका आउटपुट क्या था ट्रू, और इसको हम लोग नोट कर दिए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आ जाएगा फॉल्स। लॉजिकल नोट का काम होता है जो भी एक्सप्रेशन से आउटपुट आएगा उसको उल्टा कर देगा, इनवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा, कर सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात किसकी थी, लॉजिकल ऑपरेटर की। क्लियर हुआ है अच्छे से, ध्यान से। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को समझने में, तो आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, लास्ट लॉजिकल के ऑपरेटर के बारे में भी बात कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे ले लेता हूँ, नंबर तो मुझे याद नहीं है, नंबर था आई थिंक 5 या 4, लॉजिकल डिस्कस कर लिए, 4 पे चलते हैं।
तो चौथा ऑपरेटर जो है हमारा नाम क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही यूजेबल ऑपरेटर है। वैसे ऑपरेटर तो सारे के सारे यूजेबल हैं, लेकिन थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, इसीलिए मैं आपको ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूं। इंक्रीमेंट को बांटा गया है प्री एंड पोस्ट। उसी तरह डिक्रीमेंट को बांटा गया है प्री एंड पोस्ट। सिंबल दोनों का सेम ही है। अगर इंक्रीमेंट की बात की जाए तो दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अगर डिक्रीमेंट की बात की जाए दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। डिफरेंस कहाँ आएगा, कैसे हम जानेंगे ये प्री इंक्रीमेंट है, और ये कैसे जानेंगे कि हम लोग ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले आपका ऑपरेटर आता है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, प्री इंक्रीमेंट के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमारा ये ऑपरेंड है और उसके पहले हमारा क्या आ गया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, प्री इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। अगर हम इसी को ए प्लस प्लस लिख देंगे तो ये किस में आ जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में आ जाएगा। अगर हम इसी को माइनस माइनस ए लिखेंगे तो इसे प्री डिक्रीमेंट कहा जाएगा, और इसी को हम लोग अगर ए माइनस माइनस लिखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट कहेंगे। अब फर्क क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि, और इसका इसका जो यूज होता है, इट इज यूज्ड टू increment the operand value by 1। ये क्या करता है, ऑपरेंड का जो भी वैल्यू रहेगा वो इंक्रीमेंट कर देगा 1। दोनों वही काम कर रहा है, प्री भी एक से इंक्रीमेंट करेगा, पोस्ट भी एक से इंक्रीमेंट करेगा। प्री डिक्रीमेंट एक से डिक्रीमेंट करेगा, पोस्ट भी वही काम करेगा। बस फर्क क्या होता है, एक पहले करता है, एक बाद में करता है। अगर इसको और भी सिंपल आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये जस्ट लाइक प्रीपेड है और पोस्ट पेड है। प्रीपेड में आप क्या करते हैं, पहले पैसा दे देते हैं, उसके बाद उसे यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पहले जो भी वैल्यू ए की होगी उसे बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद ए को यूज करने दिया जाएगा आपको, ठीक है। पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में क्या करते हैं, पहले आप यूज करते हैं, उसके बाद आप पैसा देते हैं। यहाँ पे भी वही काम होगा, ए को पहले यूज कर लिया जाएगा, ए के वैल्यू को पहले यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद उसे बढ़ा दिया जाएगा। डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे भी वही कहानी होने वाला है। प्री डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा, उसके बाद यूज किया जाएगा। अगर पोस्ट की बात की जाए, अगर हम लोग पोस्ट करेंगे तो पहले ए की वैल्यू को यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। इसको आसान भाषा में अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम वैल्यू लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं SOP A प्लस प्लस। तो आपके ख्याल से क्या आउटपुट आना चाहिए, सोचिए। हमने क्या बताया था, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट करने का मतलब पहले आप यूज कीजिए, उसके बाद पैसा भरिए। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, पहले ए के वैल्यू को यूज कर लीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम SOP A लिखते हैं तो अब ये क्या वैल्यू होनी चाहिए, पिछले लाइन में यूज किया गया होगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम फिर से लिखते हैं SOP A माइनस माइनस, तो ये क्या किया जाएगा, पहले इसे यूज किया जाएगा, मतलब आउटपुट अभी भी 11 ही रहने वाला है इसका। अगर फिर से हम लोग लिखते हैं SOP A, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, यूज किया गया होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दिया गया होगा, मतलब ये 10 आउटपुट हो जाएगा इसका। अगर हम लोग फिर से लिखते हैं SOP माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए का मतलब कि ये प्री डिक्रीमेंट है, पहले इसे डिक्रीमेंट किया जाएगा, उसके बाद यूज किया जाएगा। तो डिक्रीमेंट करके यूज करने में ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम लोग लिखते हैं SOP A, तो ये
डिक्रीमेंट करके यूज किया गया था, तो कोई भी चेंजेस अब नहीं आएगी, ये स्टिल 9 ही रहने वाला है। अगर हम लोग फिर से लिखते हैं SOP माइनस माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा। अगर हम लोग फिर से लिखते हैं SOP A प्लस प्लस, तो क्या आउटपुट होने वाली है, थोड़ा सोच के बताइए। ये आउटपुट अभी भी क्या होने वाली है, 8 ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछले लाइन में क्या हुआ था, प्री डिक्रीमेंट हुआ था, 9 था वैल्यू, 9 से डिक्रीमेंट होके 8 हुआ, 8 को प्रिंट किया, डिक्रीमेंट तो हो ही गया था पहले ही। अब जब नेक्स्ट लाइन में आया तो A प्लस प्लस देखा, तो ये क्या है, प्री सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ए को पहले यूज किया जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो अगर मैं इसे अब जाके SOP फिर से A प्लस प्लस कर दूं, तो क्या आउटपुट आ जाएगा इसका, इसे इस लाइन में क्या किया गया होगा, इंक्रीमेंट किया गया होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने से पहले क्या किया करेगा, इसको यूज करेगा, तो ये 9 हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखूं SOP प्लस प्लस A इस बार लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 था ये, 9 को यूज किया गया है, प्लस प्लस किया गया, तो 9 किस में कन्वर्ट किया गया हो गया होगा, 10 में आ गया होगा। और इस लाइन में कह रहा है प्री इंक्रीमेंट, कहने का मतलब ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा पहले, उसके बाद यूज करेगा। तो इस लाइन को प्रिंट करने के बाद ए को अगर वहां पे देखा जाएगा मेमोरी के अंदर, तो ए क्या होगा, 10 होगा, और इस लाइन में आने के बाद प्लस प्लस ए जब किया गया तो 10 प्लस 1 हो गया, और ये 11 हो गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं फिर से लिखूं SOP प्लस प्लस A, तो इस लाइन में 11 था, और इस लाइन में प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 11 से ये 12 हो जाएगा। इनफ एग्जांपल है, समझ में आ गया। चलिए, आप इसको सिस्टम में जैसे पहला प्रोग्राम में लिखे थे, आप सिंपल सा एक वेरिएबल लेंगे और इसे प्रिंट करवाने का कोशिश करेंगे, इसी तरह से सेम आउटपुट आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो आपको समझ में भी आ रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूज करेंगे हम लोग इसको प्रोग्रामिंग करते वक्त, इसलिए आप उसे अच्छे से याद कर रखेंगे। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी हो गया। चलते असाइनमेंट ऑपरेटर, ये थोड़ा इजी है, 5वां नंबर, और हम लोग चलेंगे आज अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और ये ऑपरेटर था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इट इज used to assign the right hand side value to वेरिएबल। तो अगर हम लोग सिंटेक्स के तौर पे देखते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो ये कोई वेरिएबल नेम रहेगा, ये सिंबल है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, तो वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या रहेगा आपका ऑपरेंड, ठीक है, ये सिंटेक्स है इसका, और इसके बाद सेमीकोलन देना ना भूले। तो ये वेरिएबल, तो जो भी ऑपरेंड का वैल्यू रहेगा वो किस में जाके असाइन हो जाएगा, वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। एग्जांपल पे चलते हैं, तो इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये 10 कहाँ जाके असाइन हो जाएगा, a में असाइन हो जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो एक और नाम आता है जिसे कहा जाता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, अगर हम लोग लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू, इसे अगर एक्सप्रेशन में लिखें प्लस इक्वल्स टू बी इज इक्वेलेंट टू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों सेम है। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं
और आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप दो बार, एक बार इधर ऑपरेंड दे रहे हैं, दो बार इस ए को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके बात करें तो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू समथिंग 20। तो अगर हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस b, इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 30 आने वाला है। और अगर हम लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 30। मैं दोनों वैल्यू यहाँ से उठा रहा हूँ, ये मत भूलिएगा कि a का वैल्यू तो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 30 से प्लस होना चाहिए। नो डाउट अगर आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो वैसा ही होगा, लेकिन मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि मैं यहीं से एक्सप्रेशन को आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से वैल्यू को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस भी एक्सप्रेशन के लिए, और यहीं से मैं वैल्यू इस एक्सप्रेशन के लिए भी कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग में एक लाइन में लिखेंगे तो नो डाउट ए की वैल्यू यहाँ पे 30 हो गई, और इस एक्सप्रेशन के लिए ए की वैल्यू 30 कंसिडर की जाएगी, लेकिन हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू a माइनस b, इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, सो a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू b, इक्विवेलेंट टू a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू b, ठीक है। अगर डिवीजन लिखना है तो यही हो गया, a डिवीजन इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट, a डिवाइडेड बाई b। और एक कौन था, मॉडुलो डिवीजन था, तो उसे भी ले ही लेते हैं, उसे क्यों छोड़ेंगे, मॉडुलो डिवीजन b, तो a इक्वल्स टू a मॉडुलो b। तो ये होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। या तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज कीजिए या तो इस एक्सप्रेशन को यूज कीजिए, आपकी मर्जी है, आपका फैसला है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। दोनों एक ही इक्विवेलेंट है, शॉर्ट हैंड लिखिए। ये ज्यादातर आप बहुत जगह पे ऐसा देख के आप सोच में ना पड़ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये भी से इसमें भी बता दिया ये क्या है एक्चुअली में। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर, बहुत यूजेबल ऑपरेटर है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये यहाँ आ गया, इसको लास्ट में लेके चल देते हैं। और ये नंबर था हमारा कौन सा, पांचवा, छठा नंबर। इसे हम लोग नाम दिए हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पहले ही बात कर लिए। तो ये भी कंडीशन चेक के लिए ही यूज होता है, कंडीशन चेक के लिए। जिस तरह से हम लोग देखे रिलेशनल के अंदर और लॉजिकल के अंदर, उसी तरह ये भी ऑपरेटर यूज होता है, टर्नरी ऑपरेटर। ये भी कंडीशन चेक के लिए ही यूज होता है। अगर इसका सिंटेक्स की बात की जाए तो इसके लिए आपको चाहिए 3 वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल तो चाहिए ही 3, लेकिन उसके पहले कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल से भी काम चलेगा। लेकिन ये ऑपरेंड, नंबर ऑफ ऑपरेंड जो होता है, इसमें 3 ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है। जैसे कि पहला ही नंबर ऑपरेटर के बारे में बात किए थे कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसका अगर सिंटेक्स कहा जाए तो एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3, और लास्ट में सेमीकोलन देना ना भूले। तो ये है इसका आपका सिंटेक्स। चलिए इसका कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं जिससे कि ज्यादा क्लियर होगा। इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से चलते हैं, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 30 एंड c इक्वल्स टू नथिंग। मुझे जो है इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है उसके बारे में हमको बताना है। हमसे पूछा गया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर बिटवीन टू वैल्यू, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि a में 10 है, b में 30 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। नो डाउट यही बड़ा है।
तो उस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन लिखना लिखना है। तो पहला एक्सप्रेशन जो होगा वो कोई ना कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर वो रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं भी है तो उससे जो है आइदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन को किस तरह लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ये हमको ढूंढना क्या है, बड़ा ढूंढना है इसमें, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बड़ा है तो हमने ए को लिख दिया, और बी बड़ा है तो बी को लिख दिया। ये कर क्या रहा है, कैसे कैसे जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये करेगा क्या, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है। ये दो ही वैल्यू दे सकता है, जैसा कि आपको पता है रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन गिव ओनली टू वैल्यू विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम लोग 10 इज ग्रेटर देन 30 लिखते हैं तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स में एक्सप्रेशन नंबर 3 इवेल्युएट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये ट्रू देता है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में, तो ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन नंबर 3 पे जाएगा। अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 पे जाएगा, डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन 1। तो मैं थोड़ा सा नोट में लिख भी देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। इफ एक्सप्रेशन 1 is true, it will evaluate expression 2, otherwise expression 3। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इसे लिखते हैं C इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए और ए कॉलन बी, तो ये क्या है, ट्रू। ये क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, तो बी। तो सी के अंदर वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे इसे SOP करके सी को प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 30 आने वाली है। आती बात समझ में। अब ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नहीं हो सकता, कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, ए इज लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी मेरा कोई डिजायर नहीं है इससे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम लोग लिखे हैं। ठीक है, सी। तो अब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, a is less than b, तो ये a is less than b, 10 is less than 30, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू करने का मतलब एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा और a को प्लस कर देगा 30 से, ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, और ये 40 कहाँ चला जाएगा, c के अंदर। अगर हम लोग SOP c को प्रिंट करवाते हैं तो ये आउटपुट क्या देने वाला है, 40 देने वाला है। तो अगर सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करें तो ये कोई ना कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। अगर वो सारा नहीं है तो यहाँ पे आइदर ट्रू लिख सकते हैं आप या फॉल्स लिख सकते हैं। इससे हमेशा और हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये किसके पे जाएगा, एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा। ठीक है, यही है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड एंड तीसरा ऑपरेंड। और ये एक्सप्रेशन 2 कब इवेल्युएट होगा, जब ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा, और एक्सप्रेशन 3 कब इवेल्युएट होगा, जब एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा। तो इसमें आप कोई बड़ा से बड़ा भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस ही कर सकते हैं। बहुत सारा काम जब आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे आगे से तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ यूज। भी हम लोग भी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर का। चलिए, तो इस तरह से हमारा छठा ऑपरेटर समाप्त होता है जिसमें कि हमने पढ़ा टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट में हम लोग चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ने के लिए। पेज नंबर 11 फिर से ऊपर में आ गया, इसको नीचे कर लेते हैं। और 7th नंबर ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर। इसके अंदर इट इज
यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट। सॉरी फॉर माय राइटिंग। ओके, तो हम लोग इसके सबसे पहले ऑपरेटर पे चलते हैं और इसके सिंबल पे चलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर इसमें राइट शिफ्ट है, इसे राइट शिफ्ट कहा जाता है। राइट शिफ्ट है, और दूसरा है आपका इसमें लेफ्ट शिफ्ट है। इसमें और भी ऑपरेटर हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है। हमारा टॉपिक आएगा बिट मैनिपुलेशन, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, और भी ऑपरेटर है, एंड है, और है, बहुत सारा और भी ऑपरेटर है इसके अंदर, उसके में बात करेंगे। बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है। मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। एम्परसेंड, इसे क्या कहा जाता है, बिटवाइज, बिटवाइज एंड। और दूसरा जो होता है इसमें बिट वाइज और। तो ये लॉजिकल के एंड से डिफरेंट है, लॉजिकल के और से डिफरेंट है। इसके बारे में बात करेंगे। एक और ऑपरेटर होता है बिट वाइज एक्सऑर। तो अभी फिलहाल में हम लोग सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन हम लोग जब बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब तो वहां पे जाके बात करेंगे क्या होता है बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, ये सब के बारे में। तो ये जो काम करता है बिट पे काम करता है। बिट के बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे थोड़ा बहुत, पिछले क्लास में, जो कि हमारा क्लास था डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग पहले क्लास में भी पढ़े थे, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाई जावा इज रिक्वायर्ड, वेयर जावा इज मोर यूटिलाइज्ड। ये बिट पे काम करता है। तो छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, तो इंट a इक्वल्स टू अगर 10 लिखते हैं और b इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इंट c इक्वल्स टू a राइट शिफ्ट b, तो क्या आउटपुट आने वाला है। तो जैसा कि हमने कहा ये बिट पे काम करता है। सबसे पहले 10 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, और बाइनरी में रख दिया जाएगा इसे इस तरह से। इंट है तो आपको पता है कि ये 32 बाइट लेने वाला है, और 32 बाइट हम यहाँ पे एजम्पशन करके चल, क्योंकि 32 बाइट में अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतना सा ही बीट है अभी इंटीजर में। ठीक है, 32 बाइट में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो 10 का अगर बाइनरी निकाला जाए तो कैसे निकालने बताया था, 1 का मल्टीपल, 1 टू टू जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड सो ऑन। हमको 10 चाहिए, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं, बाकी को अगर 0 रख देते हैं तो हमारा 10 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 0। अब आगे जितना भी 32 बिट तक ये 0 0 होता है। अब ये क्या कह रहा है ए को आपको 2 बार राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने का मतलब इसे इधर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे इस बीट पे ला देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे इस बीट पे ला देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे इस बीट पे ला देना है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर जो बाहर गया इसे क्या कहा जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, मतलब ये हमारे आउटपुट के अंदर नहीं है। तो अभी कितना बार शिफ्ट हुआ, ये फर्स्ट शिफ्ट हुआ, पहला शिफ्ट हुआ। ठीक है, हमें करनी कितनी बार है, 2 बार करना है। तो फिर से ये हमारा जो नया बना कुछ इस तरह से बन गया हमारा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर जो खाली हुआ था वो इधर से 0 इन हो जाता है। ठीक है, अब इसको दूसरी बार अगर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी तो मेरे ख्याल से सारा 0 0 0 0। ये दूसरा भी शिफ्ट हम लोग कर लिए। अब इसकी जो बाइनरी होगी, किसकी बाइनरी होगी, ये क्या हो गया, 2 हो गया।
तो इसका मतलब सी के अंदर आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ए को अगर राइट शिफ्ट किया जाए 2 टाइम्स तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो एक्चुअली में ये क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए थोड़ा गौर से इसको। तो ये आई थिंक पहली बार में 10 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, 5 हो गया, और दूसरी बार 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और ये 2 आंसर आ गया। अगर इसका आप अगर आंसर निकालेंगे तो ये 5 होगा। ये देखिए 1 यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे 2 पे भी 0 डालेंगे, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 5 है। तो जब जितनी बार आप इसे मल्टीप्लाई कर मतलब राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रही, मतलब डिवाइड हो जा रही है। इस वैल्यू को गौर मत कीजिएगा आप, ये तो 2 टाइम्स कर रहा है। तो 2 टाइम्स करने का मतलब एक बार 10 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी बार जो वैल्यू आया उसका डिवाइडेड बाई 2, और ये 4। अगर ये तीसरी बार होगा तो 2 डिवाइडेड बाई फिर से 2 हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे 1, तो ये 1 आगे जाएगा, तो 1 का बाइनरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको ए राइट शिफ्ट बाय बी करते हैं, मतलब बी का वैल्यू अगर 3 रखते तो इसका आउटपुट क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हर बार 2 से। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बात करें, अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बात करें, इंट, फिर से लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, ये तो हमें टाइम लगता है। चलिए फिर से एक बार, ओके, इसका जो हमारा था 10 का बाइनरी क्या था, 1010, तो हम लोग 1010, तो अब इसे क्या कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। अगर एक्सप्रेशन देखा जाए तो C इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट B। ठीक है, तो इस बार ये इधर आएगा, मतलब ये 0 डिस्कार्ड हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अगर हम लोग फिर से बॉक्स बनाते हैं इतना ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या इन करती है, हमेशा 0 इन करती है। ठीक है, फिर से अगर हम लोग एक और बीट पे अगर जाएं, क्या कि 2 बार करना है, तो 2 बार करने के लिए फिर से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ये यहाँ क्या आ जाएगा, 1, यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, इधर 0 1 0 0 0, क्या हुआ, यहाँ का वैल्यू यहाँ, 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 और यहाँ से जिस तरह से यहाँ से 0 इन किया, यहाँ से भी 0 इन किया। अब इसका बाइनरी निकालिए आप। बाइनरी निकालने के लिए क्या बताया था, 1 2 4 8 16 32 64, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 32 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 0 0, तो ये बाइनरी कितने की होगी, 32 प्लस 8, ये किसकी वैल्यू है, 40 है एक्चुअली में ये। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब इसे गौर से अगर देखें तो पहला शिफ्ट में 10 इंटू 2 हुआ है, और ये हो गया है 20, और दूसरा शिफ्ट में 20 इंटू 2 हुआ है, और ये हो गया है 40। मतलब एक बार अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है 2 से। तो अगर आप इसका बाइनरी निकालेंगे तो ये पक्का 20 होगा। निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये चला जाएगा 16 पे, यहाँ पे 16 0 1, 16 प्लस 4 4 20, ये है आपका आउटपुट। तो राइट लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा 2 से, और राइट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, डिवीजन होते जाएगा। तो आप इतना समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आपका जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है कंप्यूटर के अंदर। और हमेशा बिट वाइज ऑपरेशन, क्योंकि 0101 को अच्छे तरीके से समझता है आपका कंप्यूटर, तो 0101
पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो नॉर्मल ऑपरेशन से बहुत ज्यादा ही फास्ट होने वाला है। आप अगर ए डिवाइडेड बाय बी करें और ए राइट शिफ्ट बाय बी करें, दोनों में फर्क है। इसका स्पीड बहुत लेस होगा और इसका स्पीड बहुत फास्ट होगा। ठीक है, यही तो कर रहे थे हम लोग उसमें, उस समय भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना बार आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, इसमें बता रहा है कितना बार शिफ्ट करना है, इसमें बता रहा है कितने से आपको डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन बिटवाइज ऑपरेटर से करते हैं तो हमेशा और हमेशा फास्ट होगी आपकी कैलकुलेशन, रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट आएगा। हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मतलब कंप्यूटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसमें कितना टाइम लेता है, उसे कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना टाइम सेव कर सकते हैं, आप सिंपल सा, अगर कोई वेबसाइट पे जाएंगे आप और अगर आउटपुट बहुत ज्यादा ही स्लो हो तो आप उसे यूज करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग को एज अ प्रोग्रामर जब भी कोड करेंगे तो आपको कोड जो करना है बहुत ही ज्यादा फास्ट कोड करना है, जिससे कि आपका आउटपुट अच्छे तरीके से आए। तो ये था ऑल अबाउट ऑपरेटर। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। तो ऑपरेटर को जो सिंबल है, ऑपरेटर इज नथिंग जस्ट अ सिंबल टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से बात करते हैं तो 3 है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। अगर हम लोग जनरली बात करें तो ऑपरेटर 7 टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक है, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के काम में आता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर में भी। रिलेशनल कंडीशन चेक के लिए होता है। लॉजिकल, दो और दो से ज्यादा अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करना है तो आपको यूज किसे करना है, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आपको अच्छे से समझाया कि ये इंक्रीमेंट कर देता है बाय 1 एंड डिक्रीमेंट कर देता है बाय 1 से। अब कब करेगा, प्री पोस्ट, आप ऑपरेटर के ऑपरेंड के पहले लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं उससे डिसाइड होगा। असाइनमेंट में क्या करेगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेंड का वैल्यू रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देगा। टर्नरी में क्या था आपका, कंडीशन चेक होगा, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 इवेल्युएट होगा। बिट वाइज हमेशा बिट पे काम करता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है ऑपरेशन। तो ये था ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन जावा। आई होप you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please like, subscribe and share. और हाँ, बेल की घंटी बजाना ना भूले, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।